हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिससे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, और यही अप्रोच आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। सबसे पहला रीड, आपको क्वेश्चन रीड करना है। मैम क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन तो रीड सभी करते हैं। नहीं, आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको रीड करते करते अपना माइंड इतना एक्टिवेट रखना है ताकि आप उसके कीवर्ड्स को कैच कर सके। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। द सेकेंड इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ कि आपको सिलेक्ट करना है कि वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। आपने जब आइडेंटिफाई किया, देन यू हैव टू रिकॉल। अब जो आपने इतने महीनों से मेहनत की है, पढ़ा है, याद किया है, रिवाइज किया है, उसको रिकॉल भी करना है। देन यू एलिमिनेट। एलिमिनेट व्हाट? यू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि हमें तो सही आंसर चाहिए, तो आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे एंड देन यू कंफर्म कि हाँ ये मेरा सही आंसर है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर एक जो मैंने आपको सीक्वेंस में स्टेप्स बताया उनका मतलब क्या होता है। नाउ द वेरी फर्स्ट इज रीड द क्वेश्चन स्टेम केयरफुली। यानी कीवर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे नॉट, एक्सेप्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाना। कभी कभी वो बोल देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनएप्रोप्रिएट। ये कुछ टर्म्स हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपने इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड इन वर्ड्स को देखेगा ना, वो स्टक हो जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज पूछी गई है। अब देखिए एग्जाम्पल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आपने देख लिया। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे इसको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत बच्चे देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही है, देखना बनता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच इज नॉट। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप सोचेंगे कि इसमें तो सारे ही लग रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि उस टाइम पे आप लोग के ऊपर इतना एग्जाम प्रेशर होता है ना कि आप छोटी छोटी ये जो बातें होती है ना, इनको आप इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार नॉट इनकरेक्ट जब लिखा होता है, हम या तो नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, या हम इनकरेक्ट का इन निकाल देते हैं, नॉट करेक्ट पूछ लेते हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत काम माइंड से देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपने एक अटेम्प्ट में इतनी सिली मिस्टेक्स की थी, मेरे 4 से 5 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत थे। और मुझे इतना गुस्सा आया था ना खुद पे कि अगर वो 4 से 5 क्वेश्चंस ठीक हो जाते ना, शायद मेरा जेआरएफ हो जाता उस टाइम पे। बट चलिए, जो हो गया सो हो गया। आप लोग प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए सेकेंड, इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्वेश्चन इज अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड ही आंसर देना है, बट आपको क्या बताना है? जो इनएप्रोप्रिएट है, यानी जो इसमें फिट नहीं बैठता है, विच इज ऑड वन आउट। तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है। द सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इज इट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई ऑथर पूछ लिया, आपसे किसी का काम पूछ लिया, कोई डेट पूछ ली, कोई टर्म पूछ लिया, या फिर इट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कोई थ्योरी है, ठीक है, या कोई क्रिटिसिज्म दिया हुआ है थ्योरी का। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देन अप्लाइड या इन्फरेंस, यानी आपने मैच करना है, कुछ अरेंज करना है सीक्वेंस में, या कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है किसी सिचुएशन में। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी। अब देखिए, द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स. An effective instructional support system has to be linked with enhancement of learning conditions. This is from ICT plus teaching. ये दो यूनिट्स को मिक्स करके इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया, आईसीटी और टीचिंग को इन मतलब मर्ज कर दिया, और ये असर्शन रीजन का बना दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है? बिल्कुल मांग रहा है।
assertion reason always test your conceptual understanding, ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि आप बिकॉज लगाइए और फिर आपको पता लगेगा कि जो रीजन है क्या वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, आपको स्टेप्स दे दिए कि एक्शन रिसर्च के आपको स्टेप्स लगाने हैं। सो आपको पता है एक्शन रिसर्च इज PAOR, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। आपको पता है, आप फटाफट से उसको आइडेंटिफाई करके आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। द थर्ड इज यूजिंग द एलिमिनेशन स्मार्टली। अब देखिए बड़ी बार क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन दिया होता है, बट क्वेश्चन में ना बहुत अननेसेसरी चीजें दी होती है जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी ताकि आप कंफ्यूज हो सके। आपको पता होना चाहिए कि आपने उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे रिमूव करना है। जैसे कंटेंट एरिया मिसमैच, ठीक है, लॉजिकल फैलेसीज, इररेलेवेंट डेटा, कंसेप्चुअल एरर। सो अगर आपको लगता है कि एक XYZ थ्योरी है और जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आपको पता लग जाएगा सीधा सीधा कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए। अब कहीं जगह पे आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सो एंड सो कॉन्सेप्ट, तो अगर आपको नॉट रिलेटेड नहीं पता है बट आपको रिलेटेड तो पता है ना, तो जो रिलेटेड वाले आप उनको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, तो जो बचे वो नॉट रिलेटेड होंगे। सो यू हैव टू प्ले विद द ऑप्शंस वेरी स्मार्टली एंड वेरी स्ट्रेटेजिकली। अब देखिए एग्जाम्पल, द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इन्होंने क्या पूछा है, की बिहेवियर, और ये मैंने आपको भी यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर। की बिहेवियर आते हैं हमारे लाइट्स, ठीक है, तो लाइट्स में अब देख लीजिए L है, I है, T है, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग और प्रोबिंग ये हमारे हेल्पफुल बिहेवियर होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता था कि बिहेवियर का निमोनिक लाइट है, बट आपको हेल्पफुल बिहेवियर पता थे, आपने ए और ई को जब एलिमिनेट किया तो आपके पास क्या बचा, BCD। तो आपको ऐसे ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए। देन वॉच फॉर ट्रैप्स, जैसे लुक अलाइक नेम्स होते हैं ICT में, मैंने बहुत बार देखा है, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चों को इतना इतना कंफ्यूजिंग लगता है ना, क्योंकि सिमिलर लगते हैं। तो कभी कभी इंटरनेट की मतलब कभी कभी क्वेश्चन में इंटरनेट भी पूछा है, इंटरनेट भी पूछा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है ये सेम है, बस स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, लिखना इंटर था वो गलती से इंट्रा हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो सिमिलर साउंडिंग टर्म्स हैं या जो लुक लाइक नेम्स हैं, तो आपको उनको ध्यान से देखना है। जैसे हमारे पास BMC, बॉम्बे मद्रास कैलकाटा, तो बॉम्बे मुंबई और कैलकाटा, ठीक है, ये 1957 में इस्टेब्लिश हुए थे कॉलेजेस। अब वो वहां पे 1975 दे देगा, तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे, हाँ ये सही है, बट जिसने ध्यान से पढ़ा कि भाई 75 दिया, इट इज नॉट 57, तो आप क्या करेंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, दीज आर द ट्रैप्स जो NTA सेट करता है, ताकि आप बहुत आराम से उस कैटेगरी से या फिर वो जो टॉप 6% ना वहां से आप बाहर हो जाए। नाउ प्रैक्टिस टाइम्ड PYQ सॉल्विंग, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप पेन पेपर लेके बैठे हैं और PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आपने कोई बुक उठा ली है आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाइए, कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपको एक रियल टाइम, जो आपको रियल टाइम PYQs की तरह, जैसे आपके जो रियल टाइम एग्जाम होता है वैसे ही आपको रियल टाइम PYQs प्रोवाइड कर रहा है अलॉन्ग विद द टाइमर। उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कितनी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी पेन पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे और वहां पे या फिर बुक पे जो आपके क्वेश्चंस है आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे, और वहां पे जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे आपको टाइम लगेगा अडेप्ट करने में, आपको वो माउस से क्लिक करने में, स्क्रॉल करने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, आपको क्वेश्चन रीड करने में दिक्कत आएगी। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स व्हेन यू एनकाउंटर, कि अगर आप ऐसी रियल टाइम सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं, और वहीं अगर आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करके गए हैं तो आप इजीली वहां पे स्क्रॉल कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, ठीक है, आपको आंखों में दर्द नहीं होगा।
और बहुत सारी चीज़ें ना आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे और यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग इन दैट 1% GRF। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करके जानी ही जानी है। ठीक है, जैसे आपने PYQs टाइमर के साथ ही सॉल्व करना है, विदाउट टाइमर एंड डिजिटल करेंगे तो बहुत अच्छा है, वो भी लैपटॉप पे बैठिए, नॉट ऑन फोन, लैपटॉप पे बैठिए। ठीक है, प्रॉपर 3 घंटे पास में पानी की बॉटल रखिए और टाइमर के साथ देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं, आर यू एबल टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट और नॉट। सो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे ना तो आपका अल्टीमेटली जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्टेप्स समझ आए होंगे कि आपने कैसे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से मतलब अपीयर कर पाए और अपना जो बेस्ट है वो दे पाए उन 3 घंटे में। So that was all for today. Thank you so very much for watching. See you soon in the next video. Bye bye and take care.